आप सभी का आरआरबी एनटीपीसी की क्लास में स्वागत है। तो देखिए, ये हमारा जो है एजू गोरिल्ला की बुक है और आपकी देखिए गोरिल्ला सीरीज़ चल रही है। गोरिल्ला सीरीज़ में हम जो है 40 प्रश्न आपको कराएँगे और 40 में 40 की तैयारी आपकी होने वाली है। और देखिए, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, तो आपकी जीके जीएस की यह तैयारी आपको कंप्लीट मिलेगी। और देखिए, प्लेलिस्ट बन रखी है आपकी एजू गोरिल्ला के नाम से आरआरबी एनटीपीसी के लिए। और सेट नंबर हमारा आज का 9 है। तो देखिए, अगर जो क्वेश्चन आपको जो है अगर समझ नहीं आता तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, उसे आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और अंत तक बने रहिए। आज की क्लास जो है आपकी धुआंधार होने वाली है। आप जानते हैं कि इस टाइम जो है आपकी जो जो आपकी ग्रेजुएशन लेवल की है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, उसकी आपकी नोटिफिकेशन आपकी आ गई है। तो अब देखिए, यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे प्रश्न क्या कह रहा है। 42 नंबर कह रहा है कि आबनूस और महोगनी और शीशम, रबर और सिनकोना जैसे पेड़ किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं। तो किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं? ऑप्शन है आपके पर्वतीय वन और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और झाड़ियाँ और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो आबनूस, महोगनी, शीशम, रबर और सिनकोना जैसे पेड़ किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं? तो देखिए, विकल्प नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? कटिबंधीय सदाबहार वन में। देखिए, कुछ सामान्य सुविधाओं जैसे कि प्रमुख आपके वनस्पति प्रकार हैं, जैसे जलवायु क्षेत्र के आधार पर वनस्पतियों को आपके देखिए निम्न आपके देखिए 3 प्रकार के जो है 3 प्रकार के आपके डिवाइड किया जाता है। किसमें? तो 3 प्रकार के जो न बस वनस्पतियों को आपको 3 प्रकार में आपके डिवाइड किया जाता है। पहला आपका जो होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता है और दूसरा जो आपका होता है वह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होता है और तीसरा जो आपका होता है उष्णकटिबंधीय कांटे वाले जंगल होते हैं। अब देखिए, यह वन पश्चिमी घाट के भारी वर्षा वाले क्षेत्रों और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, असम के ऊपरी भागों, तमिलनाडु के तट द्वीप समूह तक यह सीमित होते हैं। और यह उगते कहाँ हैं? तो यह शुष्क मौसम के साथ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहते हैं। और इसके वृक्ष की जो आपकी लंबाई होती है वह 60 मीटर होती है। कितनी? तो 60 मीटर इनकी जो है लंबाई होती है। और यह शानदार वनस्पति होती है जो पेड़, झाड़ियों और लताएं जैसे बहुपक्षीय संरचना पैदा करती है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? 43 नंबर कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए, विकल्प नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा। विकल्प हमारा डी हो जाएगा कि जो आपकी भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा है, उसकी स्थापना 1980 में हुई थी। यह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जिससे सबसे अधिक प्राथमिकता सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं। और 44 नंबर कह रहा कि एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होने के योग्य यदि वह लोकसभा में कम से कम डैश डैश जीतता है और यह सदस्य कम से कम कितने अलग अलग राज्यों से चुनाव जो है वह चुने जा सकते हैं। तो कह रहा है 11 सीटों से, 21 सीटों से और 16 सीटों से और 26 सीटों से। तो एक राजनीतिक दल जो होता है वह राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होने के योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम जो जीतता है वह जो है सदस्य कम से कम कितने अलग अलग राज्यों से चुने जा सकते हैं। तो इसमें जो आपके चुने जा सकते हैं टोटल आपके 11। कितना? तो एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होने का योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम 11 सीटें जीतता है। यह सदस्य कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से चुने जा सकते हैं। आपके 3 स्टेट से आपके जो है यह चुने जा सकते हैं। अब आगे देखिए, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पंडित ठाकुर दास भार्गव के अनुसार संविधान की आत्मा माना गया है? तो कह रहा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को और राष्ट्रीय ध्वज को, प्रस्तावना को और मूल अधिकार को। तो देखिए, मैं 40 क्वेश्चन आपको कराऊंगा और कमेंट में बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। तो 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि यह संपूर्ण संविधान पर प्रकाश डालती है। अब यहीं देखिए 46 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो कह रहा कि अर्धसंघीय संरचना है। तो यह बिल्कुल आपका
सत्य। यानी क्या पूछ रहा है हमसे, नेगेटिव पूछ रहा है। नेगेटिव पूछ रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो यह कह रहा है कि अर्ध संघीय संरचना है, यह तो बिल्कुल सत्य है। और यहीं दूसरा पूछ रहा है कि प्रतिबंध न्यायतंत्र है, तो ये तो हमारा नहीं होगा, यही हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अब फिर देखिए, कह रहा शक्तियों का वितरण है, बिल्कुल सत्य है। और डी कह रहा लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता है, तो यह भी सत्य है। देखिए, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र भारतीय संविधान के मुख्य विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे सबसे लंबा लिखित संविधान जो भारत का, देखिए भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। कठोरता और लचीलेपन का यह मिश्रण है और आपका पूर्वाग्रह के साथ संघीय इसमें व्यवस्थाएं हैं। और 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वनस्पति जगत का उभयचर नहीं कहा जा सकता, तो कह रहा कि आपका स्पाइरोगाइरा और रिक्सिया और प्यूनेरिया और मार्कनेसिया। तो निम्नलिखित में से किसे वनस्पति जगत का उभयचर जो है नहीं कहा जा सकता है, तो 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके स्पाइरोगाइरा। देखिए, स्पाइरोगाइरा को प्लांट किंगडम का उभयचर नहीं कहा जा सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उभयचर शब्द आमतौर पर एक ऐसे जीव को संदर्भित करता है जो जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। तो उभयचर क्या होते हैं? देखिए, उभयचर वह होते हैं जो पानी और आपके यानी जल और थल दोनों में निवास कर सकते हैं। अब आगे देखिए, 48 नंबर प्रश्न कह रहा कि सामान्य रूप में निम्नलिखित गुणसूत्रों में से किसमें विमेल युग्म है? किसमें आपके जो है विमेल युग्म है? तो आप 4 ऑप्शन यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो देखिए, 48 का सी हो जाएगा आपके एक्स गुणसूत्र वाले। ऐसा मानव एक सामान्य मानव में जो पुरुष में एक्स गुणसूत्रों का विमेल जो आपका होता है वह आपका अलग-अलग होता है। यहीं पे देखिए, आपका अगर मेल की बात करें तो मेल में जो आपका होता है और एक्स और वाई होता है। यहीं आपका फीमेल में क्या होता है, एक्स और वाई होता है। 49 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है, तो कह रहा है कि डाई फास्फोरस और काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस और सिंदूरी फास्फोरस। तो दिया सलाई यानी दिया सलाई का मतलब आप समझते हैं, यानी माचिस। माचिस जो होता है वह किसके निर्माण में आपका प्रयोग किया जाता है? इसके लिए अगर इसको बनाना हो तो देखिए, ये आपका होता है क्या, तो रेड फास्फोरस होता है। क्या होता है? रेड फास्फोरस होता है। 49 का विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा। और 50 नंबर कह रहा कि आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था? तो आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था? तो कि देखिए, 4 विकल्प कह रहा है कि 19 अप्रैल 1975 और 22 जून 1978, 4 अगस्त 1972, 18 नवंबर 1979। तो आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 50 का हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन नंबर ए 19 अप्रैल 1975 को। आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर भारत का पहला उपग्रह था और यह पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया था। 19 अप्रैल 1975 को कम्युनिस्ट यार से सोवियत कॉस्मॉस 3M रॉकेट द्वारा यह लॉन्च किया गया था। अब देखिए, आगे 51 नंबर क्या कह रहा कि जिसे कर्नाटक का प्रवेश द्वार कहा जाता है उसे कौन सा कहा जाता है? यानी कर्नाटक का प्रवेश द्वार भी किसे कहा जाता है? तो कह रहा है बेलगाम को, मैसूर को, और कह रहा कि बेंगलुरु को, और कह रहा कि मैंगलोर पोर्ट को। तो कर्नाटक का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो 51 का डी हो जाएगा, मैंगलोर पोर्ट को। मैंगलोर पोर्ट को कर्नाटक का प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है, जो अरब सागर के नीले पानी और पश्चिमी घाट की हरी विशाल पहाड़ियों के बीच स्थित है। मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक का एकमात्र ऐसा प्रमुख बंदरगाह है जिसका उद्घाटन कब हुआ था? तो देखिए, इसका उद्घाटन हुआ था 11 जनवरी 1975 को जो है इसका उद्घाटन हुआ था। और देवता मंगल देवी के नाम पर मंगलोर हमेशा व्यस्त बंदरगाह है। इस जगह का पहला संदर्भ 14वीं शताब्दी में आया था। एक एक फैक्ट मैं आपको क्लियर करते चलूँगा। कह रहा देखिए, 52 नंबर कह रहा कि मार्च 2023 में कनाडा के निम्नलिखित में से किस शहर में भारत दिवस मनाया गया है? तो कह रहा कि टोरंटो और ओटावा और विक्टोरिया और रेजिना। तो कह रहा कि मार्च 2023 में कनाडा के निम्नलिखित में से किस शहर में भारत दिवस मनाया गया है? तो आपका इंडिया डे मनाया गया है ना, तो इंडिया डे मनाया जो गया है आपके टोरंटो में। मार्च 2023 में टोरंटो में आपका PDAC 2023 सम्मेलन भारत दिवस मनाया गया है। इस अवसर पर भारतीय अधिकारियों ने
भारत में खनन के अवसरों पर प्रस्तुति प्रकट की थी। और देखिए यहीं पे क्या कह रहा है आपका 53 नंबर, कह रहा है नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो विकल्प कह रहा है कि जेम्स एल ग्रीन और कार्तिक राज और नताली बटाला, अमित क्षत्रिय। तो नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो 53 का ऑप्शन नंबर देखिए, तो 53 में आप लोग कमेंट में बताएंगे। देखिए मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है एक्टिव रहें अपनी तैयारी के प्रति। इसको देखिए 53 में आप होमवर्क ले लीजिए। होमवर्क लेकर आपको कमेंट में बताना है कि जो आपका है नासा के मान टू मार्क्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आप अपनी तैयारी के प्रति कितने ईमानदार हैं मैं चेक करना चाहता हूँ। और आपके लिए होमवर्क है 53 नंबर, आपको कमेंट ज़रूर करना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अब जो है सिलेक्शन के तौर पर तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर जो है कमेंट में इसका उत्तर बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट में आप बताइए कि जो है नासा के मान टू मार्क्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। 54 नंबर, कह रहा कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस देश ने विदेशों से आयातित CO2 को पृथ्वी पर दबाने के लिए विश्व की पहली परियोजना का उद्घाटन किया है? तो देखिए विकल्प में है जर्मनी, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क और फ्रांस। तो 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डेनमार्क। देखिए डेनमार्क जो विदेशों से आयातित यानी कार्बन डाइऑक्साइड को दफनाने वाली दुनिया का पहला देश है जिसने उत्तरी सागर से 1800 मीटर से नीचे कार्बन डाइऑक्साइड का भंडारण करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया है। अब देखिए 55 कह रहा कि 22 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु के लेखक दे राजेंद्रन को उनकी उपन्यास डैश डैश के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है। कह रहा काला पानी के लिए और हेड बुक ऑफ वेजिटेबल्स के लिए, सर्विस अनइंटरेटेड के लिए, या विकल्प डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काला पानी के लिए। साहित्य अकादमी ने 22 दिसंबर 2022 को 24 भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी सहित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा की। और इस घोषणा में उपन्यासकार अनुराधा राय, तमिल लेखक के राजेंद्रन को उनकी उपन्यास काला पानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और वह 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित 23वें साहित्यकारी आपके बने हैं। आगे देखिए कह रहा कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रभुत्व है। तो कह रहा इस्पात उत्पादन में और संगठित सावधि ऋण देने वाले वित्तीय संस्था में और परिवहन में, और डी कह रहा कि वाणिज्यिक बैंकिंग में। तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रभुत्व क्या है? तो 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वाणिज्य क्षेत्र में। एक वाणिज्य बैंक का एक वित्तीय संस्था है जो जमा स्वीकार करना और ऋण जारी करने जैसी विभिन्न वित्तीय सेवाएं जो है प्रदान करती है। आगे देखिए क्या कह रहा है 57 नंबर, कह रहा अक्टूबर 2022 में किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्मूला 1 ग्रांड पिक्स 2022 जीता है? कह रहा मैक्स वार्टपेन और सोर्जिया पेरेंस, चार्ल्स लेकलर और जॉर्ज रसेल। कह रहा अक्टूबर 2022 में किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने यूनाइटेड स्टेट्स फार्मूला 1 ग्रांड पिक्स 2022 जो है जीता है? तो यह कौन थे? तो आपके देखिए मैक्स वार्स्टन पेन थे। देखिए रेड बुल के मैक्स वार्स्टन पेन ने 24 अक्टूबर 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स फार्मूला 1 ग्रांड पिक्स जीता है। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन और फेरारी के चार्ल्स लेक्लर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। यह आपके वार्टपेन के 75वें पोडियम विनिस और उनके करियर की 33वीं रेस थी। 58 नंबर कह रहा महात्मा गांधी डैश डैश के लेखन से काफ़ी हद तक प्रभावित थे। कह रहा कि आपके वार्नडे शाह, कार्ल मार्क्स, लेनिन और लियो टॉल्स्टॉय। तो महात्मा गांधी जो थे वह किसके लेखन से काफ़ी हद तक जो प्रभावित थे, यह विकल्प में आपसे पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 58। 58 का
डी हो जाएगा लियो टॉलस्टॉय। गांधी जी लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इन द वाइन यू द ईसाई धर्म और देशभक्ति पर उनके निबंध से काफ़ी प्रभावित हुए। टॉलस्टॉय के जीवन की काफ़ी सादगी और उद्देश्य की शुद्धता के आदर्श में गांधी जी की गहराई से जो है प्रभावित किया था। तो विकल्प जो है डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी साइप्रस देश की राजधानी है। तो साइप्रस देश की राजधानी है कह रहा निकोसिया और सराजेवो, बेरूत और रिकीविक। तो साइप्रस देश की राजधानी पूछ रहा है 59 में, तो ये आपकी जो है निकोसिया हो जाएगी। निकोसिया साइप्रस देश की राजधानी है। साइप्रस जो है पूर्वी भूमध्य सागर में एक द्वीप देश है जो भूमध्य सागर में तीसरा सबसे बड़ा और तीसरा आबादी वाला देश है। यह तुर्क के दक्षिण में और सीरिया के पश्चिम में और लेबनान, इजराइल के उत्तर में और ग्रीस के दक्षिण पूर्व में यह स्थित है। और साइप्रस की मुद्रा क्या है? तो साइप्रस की मुद्रा सुन लीजिए क्या है? यूरो। क्या है? साइप्रस की जो मुद्रा है वह क्या है? तो आपकी यूरो है। कह रहा कावेरी संक्रमण अक्टूबर के महीने में डैश डैश में मनाया जाने वाला त्यौहार है। कह रहा कर्नाटक का, तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश का और तमिलनाडु का। तो कावेरी संक्रमण अक्टूबर के महीने में आपका कहाँ का मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो देखिए ये है कर्नाटक का। देखिए कावेरी संक्रमण अक्टूबर के महीने में कर्नाटक में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह त्यौहार कावेरी नदी के जन्म का प्रतीक माना जाता है जो आपके कोडगु में तालकेवरी से निकलती है। इस अवधि के दौरान एक सटीक क्षण होता है जब सूर्य तुला राशि से प्रवेश करता है और सीधे ही तीर्थ नामक पवित्र जल के झरने कुंडिका यानी तालाब से बहते हुए ताल कावेरी में स्थित बड़े पवित्र तालाब में खाली हो जाता है। लोग इस पानी में डुबकी लगाते हैं क्योंकि इसे महत्वपूर्ण महत्व मानते हैं। तीर्थ के रूप में जाने जाने वाला यह प्रमुख त्यौहार जल में बोतल में जो जल है जो यह पवित्र जल भी बोतलों में एकत्र किया जाता है और प्रत्येक कोठवा घर में वितरित किया जाता है और यह पानी मरने वालों को विश्वास के रूप में पिलाया जाता है मोक्ष प्रदान करने के लिए। और देखिए 61 नंबर कह रहा कि हरिप्रसाद चौरसिया एक क्या थे? तो बांसुरी वादक, सारंगी, शहनाई वादक और गिटार वादक। तो हरिप्रसाद चौरसिया जो आपके क्या बजाते थे? तो देखिए ये आपके बांसुरी बजाते थे। हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक हैं। वह जो हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्हें 2000 ईस्वी में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब ये देखिए 62 कह रहा कि निम्नलिखित में से क्रियाकलाप जंगलों के विनाश के लिए उत्तरदायी है। तो जंगलों के विनाश के लिए कौन सी क्रियाकलाप जो है उत्तरदायी है? तो 4 विकल्प आपके सामने हैं, फटाफट उत्तर दीजिए। कह रहा कि खनिजों की खुदाई और बाँस से टोकरी बनाना, बाँध का निर्माण करना और पत्तों से पत्तल बनाना और कृषि के लिए भूमि तैयार करना। तो 4 विकल्प यहाँ आप देख पा रहे होंगे, इसमें आपका कौन-सा विकल्प हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल खनिजों की खुदाई करने से। किसके लिए? केवल जो है खनिजों की खुदाई के लिए। देखिए कावेरी कौन सा 62 नंबर है ना? 62 देखिए 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कौन सा आपका? देखिए ए हो जाएगा और सी हो जाएगा और कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। देखिए आपके जंगलों का विनाश का उत्तरदायी क्या है? तो खनिजों की जब खुदाई होगी उससे आपके जंगल कटेंगे जिससे है जंगलों का विनाश होगा और बांध का निर्माण होगा तभी जंगलों की कटाई होगी। और कृषि के लिए अगर भूमि का आप तैयार करेंगे तो आप जो है वहाँ पे पेड़ पौधे यानी जो भी आपके जंगल होंगे उनकी सफाई करके ही आप जो है खेत के लिए मैदान तैयार करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके लिए जो है जंगलों का जो विनाश के लिए उत्तरदायी है विकल्प नंबर सी, ए, सी और ए। अब देखिए क्या कह रहा है 63 नंबर कह रहा है डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता है? तो कह रहा है OCR, OMR, COM और MICR। तो डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता है? तो 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए COMI द्वारा। देखिए डेटा एंट्री COMI द्वारा नहीं किया जा सकता है। डाटा एंट्री के लिए आपका देखिए OCR आपका रहता है, OCR रहता है और OMR रहता है और आपका MICR रहता है। लेकिन क्या नहीं रहता है? तो आपके वॉइस रिडक्शन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि एक IP
एड्रेस आपकी उसकी बीट संख्या कितनी होती है। एक आईपी एड्रेस के जो बीट संख्या कितनी होती है, विकल्प कह रहा है कि 8, 32, 64 और 104। तो 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 बाइट्स होते हैं। कितने? 32 बिट्स होते हैं। एक आईपी एड्रेस जिसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के रूप में संक्षिप्त किया जाता है, ये एक अनूठा पता है जिसका उपयोग सभी कंप्यूटरिंग डिवाइस इंटरनेट पर अन्य उपकरणों के साथ स्वयं को पहचानने और संचार करने के लिए करते हैं। इसमें टोटल आपके 32 बिटों की संख्या होती है। अब देखिए 65 कह रहा कि भारत में कौन सा अभ्यारण्य गैंडों के लिए प्रसिद्ध और यह किस राज्य में स्थित है। तो गैंडों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका असम में है। असम के गोलघाट नागा गांव जिले में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को ग्रेटर वन हॉर्न वाले गैंडों की दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला होने का गौरव प्राप्त है। यह दुनिया में संरक्षित क्षेत्रों के बीच बाघों को उच्चतम घनत्व का भी दावा करता है। यहाँ पर आपके देखिए हमेशा पूछा जाता है कि एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका असम में स्थित है। अब देखिए 66 कह रहा है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। तो कह रहा है कि अरुंधति राय हैं और अनीता देसाई हैं, अमर्त्य सेन हैं या अरुण शोरी हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है, तो 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरुंधति राय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स प्रसिद्ध भारतीय लेखिका अरुंधति राय द्वारा लिखा गया यह पहला उपन्यास था। अब देखिए कह रहा कि विधवाओं के लिए भीमराव अंबेडकर आवास के तहत वित्तीय वर्ष 2016 से लेकर 17 के दौरान विधवाओं के लिए झारखंड में निर्मित होने वाले घरों की संख्या कितनी है। कह रहा कि 8,000, 9,000, 10,000 और 11,000। तो देखिए भीमराव फाउंडेशन के तहत जो विधवाएं हैं उनके लिए जो आपके घरों का निर्माण होने वाली संख्या कितनी है, जो कि आपके झारखंड में है। तो 67 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टोटल आपके 11,000। झारखंड में विधवाओं के लिए भीमराव अंबेडकर आवास की योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016 और 17 में बनने वालों घरों की संख्या जो है 11,000 है। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवीर दास ने विधवाओं के लिए एक योजना शुरू की थी, जिसे भीमराव अंबेडकर आवास योजना के रूप में भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर जो है यह शुरुआत किया गया था। और कार्यक्रम के उद्घाटन के समय वित्तीय वर्ष 2017 और 16 के दौरान 11,000 आवास प्रति वर्ष का लक्ष्य कार्यक्रम के जरिए निर्धारित किया गया था और 80 करोड़ का बजट जो है इसमें आवंटित किया गया था। कह रहा कि किस राज्य ने अगस्त 2022 में केवल महिलाओं के लिए ऋण योजना यानी महिला निधि शुरू की थी। तो कह रहा कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। तो देखिए 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान सरकार ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2022 को केवल महिलाओं के लिए ऋण योजना महिला निधि की शुरुआत की थी। महिला निधि योजना पर महिला निधि योजना नए व्यवसाय शुरू करने के लिए महिलाओं को ऋण का जो है उपलब्धता कराती थी और इस योजना में 48 घंटों के भीतर जो है 40,000 रुपये तक और 15 दिनों के भीतर जो 40,000 रुपये से अधिक ऋण वितरित करेगी। और तेलंगाना के बाद राजस्थान महिला निधि योजना स्थापित करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। अब देखिए 69 क्या कह रहा है। कह रहा कि ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो कह रहा कि किरण बेदी। थोड़ा सा छोटा कर दूँ। देखिए क्या कह रहा कि ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। कह रहा किरण बेदी, AR नारायण मूर्ति, सुधा मूर्ति और शशि थरूर। तो 69 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए AR नारायण मूर्ति बेटर इंडिया ए वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक गांधी जी के उस सपने को पूरा करने का तरीका के बारे में बताती है जहां विकास का फल हर पुरुष और महिला और बच्चे को मिले। नारायण मूर्ति ने अपनी पुस्तक में इस समस्याओं का काफ़ी सरलता समाधान प्रस्तुत किया है। एक बेहतर भारत और वह शासन पर मजबूत मूल्यों और अच्छे नेतृत्व के पक्ष में
बहुत स्पष्ट रूप में इसमें तर्क दिया हुआ है। अब देखिए 70 नंबर क्या कह रहा है कि MS एक्सेल में टेक्स्ट को खोजने और बदलने के लिए किस बटन का जो है शॉर्टकट का आपका यूज किया जाता है। तो कह रहा है कि आपका Ctrl+R और Ctrl+F और Ctrl+H और Ctrl+L। तो MS एक्सेल में टेक्स्ट को खोजने और बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए Ctrl+H। देखिए उन कक्षों को श्रेणी का चयन करें जहाँ 70 नंबर है ना। तो देखिए असंपूर्ण कार्यपत्रक में वर्ण को बदलने के लिए सक्रिय पत्रक पर किसी भी सेल पर क्लिक करें। तो Ctrl+ आपका H जो है एक्सेल के टैब की जगह खोलने के लिए प्राप्त करें और संपादन के लिए शॉर्टकट दबाएं। यही आपका जो है आपका स्टेप होता है। अब देखिए आपका 71 नंबर आ गया। मैंने जो है देखिए पहले आपका छोटा छोटा क्वेश्चन लिया था, अब जो आपको है बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसमें आपका जो देखिए NTPC का आपके थोड़े से बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो पहला कह रहा है कि संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्य स्थलों में मोहनजोदाड़ो एकमात्र ऐसा स्थान था जहाँ ताबूत दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। और सेकंड कह रहा कि पुरुष और महिला दोनों को राजनीतिक संगठन में भाग लेने की अनुमति थी। तो क्या कह रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। तो 31 का विकल्प नंबर डी हो जाएगा। इसमें से आपका ना तो 1 होगा ना तो 2 होगा। मोहनजोदाड़ो नहीं, हड़प्पा ही एकमात्र ऐसा स्थान था जहां ताबूत दफनाने का प्रमाण मिले हैं। कहाँ पे? तो मोहनजोदाड़ो नहीं था, वह क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता थी। क्या थी? तो हड़प्पा थी। हड़प्पा जो है, हड़प्पा एकमात्र ऐसा स्थान था जहां ताबूत दफनाने का प्रमाण मिला है। हड़प्पा की खुदाई जो आपकी हुई थी वह 1921 में हुई थी। कब हुई थी? आपकी सन 1921 में हुई थी। किसके माध्यम से? तो दयाराम साहनी के माध्यम से। किसके? तो दयाराम जो है दयाराम साहनी ने की थी। और यह पंजाब के भोट गोमरी ज़िले यानी अब पाकिस्तान में यह स्थित है। कहाँ पे है? तो आपके रावी के बाएं किनारे पर स्थित है। और देखिए शहर ने ग्रेड योजना का पालन किया था और 6 अन्य भंडारों को प्रेषित किया था। अब देखिए 32 नंबर की ओर चलते हैं। 32 क्या कह रहा कि ईश्वर चंद विद्यासागर के बारे में आपको निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी नेगेटिव पूछ रहा है। कौन सा कथन जो है सही नहीं है, नेगेटिव पूछ रहा है। नेगेटिव पूछ रहा है। तो कह रहा कि विद्यासागर के लेखन से बंगाली भाषा को विकसित करने में मदद मिली थी। और सेकंड कह रहा कि उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से विद्यासागर की उपाधि मिली थी। और तीसरा कह रहा वह महिलाओं की शिक्षा के प्रसार के लिए उत्सुक थे। और चौथा कह रहा विद्यासागर ने धर्म के समर्थन की परवाह किए बिना विधवा प्रथा का बचाव किया था। तो देखिए 4 आपको यहाँ पे कोड करके दे रखे हैं, आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा 32 में? तो देखिए 32 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका देखिए दूसरा, यानी आपका दूसरा, और कौन सा? तो चौथा, यानी तीसरा भी आपका गलत हो जाएगा और पहला भी गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल भारत से व्यापक ज्ञान या सीखने और बंगाल पुनर्जागरण के लिए प्रमुख व्यक्ति थे। वह एक अकादमिक शिक्षक, दार्शनिक प्रकाशक, उद्यमी, परोपकारी, लेखक, अनुवादक, मुद्रक और सुधारक थे। उन्होंने बंगाली गद्य की सरल और आधुनिक बनाया, इसलिए बंगाली गद्य के जनक माने जाते हैं। बंगाली वर्णमाला के प्रकार का भी तर्कसंगत सरल बनाया है, जो चार्ल्स विकिंस और पंचानन कर्माकर ने 1780 में लंगड़ी बंगाली प्रकार में कटौती के बाद आप जो है अपवर्तित रहते थे। अब देखिए ये 23 नंबर आपका पूछ क्या रहा है। 33 नंबर 33 नंबर कह रहा है क्या कि 1929 के शारदा अधिनियम के लिए प्रदान क्या किया गया था। तो 1929 में शारदा अधिनियम के तहत क्या प्रदान किया गया था? तो विकल्प ए कह रहा है कि विधवा पुनर्जागरण के वैधीकरण के संबंध में, और यही बी कह रहा है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के संबंध में, और सी ऑप्शन कह रहा है कि लड़कियों के विवाह जो है आयु का जो 14 वर्ष निर्धारित करने के संबंध में, और डी कह रहा है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में
पश्चिमी विज्ञान को प्रस्तुति करने के संबंध में। तो जो सारदा जो अधिनियम है वह आपका क्यों प्रदान किया गया था? तो देखिए ये आपका था क्या, तो लड़कियों के विवाह 14 वर्ष के निर्धारित करने के संबंध में। तो ब्रिटिश भारत में कम उम्र में शादी होना आम बात है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में शिशु या बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया गया था। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा राय फूले अन्य जैसे सुधारकों ने बाल विवाह का विरोध किया था और 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया, जो लोकप्रिय रूप से शारदा अधिनियम के रूप में जाना जाता है। लड़कियों और लड़कों के शादी का न्यूनतम जो आयु बनाया गया वह 14 और 17 वर्ष निर्धारित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा भारतीयों पर लागू किया गया। इस अधिनियम को तत्कालीन विधेयक हर बिलास शारदा से पेश किया गया था और न्यूनतम संशोधन 1978 में, देखिए 1978 में लड़के और लड़कियों की जो विवाह का न्यूनतम आयु कर दिया गया था, वह जो आपका बॉय था वह 18 वर्ष, या देखिए विवाह की जो न्यूनतम आयु कर गया था वह 18 से 21 वर्ष कर दिया गया था। अब देखिए आगे क्या कह रहा है 34 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे कह रहा कि ना तो भारत का कोई मूल निवासी और ना ही भारतीय राजशाही में प्राकृतिक रूप से जन्म जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति किसी पद का कार्यकाल या राज रोजगार को धारण करने हेतु अपने धर्म, जन्म स्थान, वंश या रंग के आधार पर अयोग्य माना जाएगा। यह घोषणा निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो ये जो अधिनियम था चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 में। 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यक्षेत्र अधिकारी का परिभाषित करने वाला एक महत्वपूर्ण संवैधानिक साधन था। इस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा वेदम के उदार और उपयोगितावादी दर्शन को लोकप्रिय बनाया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक वाणिज्य एजेंसी नहीं रह गई। दूसरे शब्दों में यह कहें कि इसके बाद क्राउन के राजनीतिक एजेंट के रूप में कार्य करेगा। फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल के बाद भारत को गवर्नर जनरल कहा गया। इस प्रकार विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। तो देखिए अगर प्रश्न पूछे कि भारत के प्रथम जो है जनरल गवर्नर कौन थे, तो विलियम बेंटिक। अब देखिए क्या कह रहा है कि 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो 35 नंबर है। देखिए कह रहा है कि रॉलेट एक्ट ने एक लहर लोकप्रिय आक्रोश जगाया और जलियांवाला बाग नरसंहार का नेतृत्व किया था। तो ये तो जो कथन है बिल्कुल सत्य है। अगर देखिए प्रश्न एक बार समझ लीजिए, कह रहा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला देखिए कह रहा है कि रॉलेट एक्ट ने एक लहर लोकप्रिय आक्रोश जगाया और जलियांवाला बाग नरसंहार का नेतृत्व किया। तो ये तो बिल्कुल आपका सत्य है। और सेकंड यही कह रहा कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वह फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, तो बिल्कुल सत्य है। और दो ऑप्शन देख लीजिए, कह रहा है कि भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोसाइटी एसोसिएशन के संस्थापक के एक थे। तो यह भी आपका सी विकल्प भी सत्य हो जाएगा। अब डी देखिए क्या कह रहा है। डी कह रहा है 1931 में कराची में कांग्रेस अधिवेशन ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया था। ये हमारा जो है रॉन्ग हो जाएगा, यही हमें बताना था कि जलियांवाला बाग जो आपका कब हुआ था। तो देखिए जलियांवाला बाग आपका होता कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में, यह देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर से रॉलेट एक्ट का आंदोलन अमृतसर में रॉलेट एक्ट आंदोलन का दौरान हुआ था और रॉलेट एक्ट में 1919 में पारित किया गया था, जिसने सरकार के किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे और दोषी सिद्ध किए बिना अदालत में कैद करने का अधिकार दिया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 में। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना कब हुई थी, यह हुई थी 3 मई। देखिए 3 मई 1939 में किया था सुभाष चंद्र बोस ने। और इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत में समाजवाद की स्थापना करना था। आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? कह रहा मोहम्मद इकबाल, सैयद अहमद खान,
मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली। तो 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके मोहम्मद इकबाल। देखिए 1930 में मोहम्मद इकबाल मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने और 30 दिसंबर 1930 को अपने अध्यायी भाषण में इकबाल ने उत्तर पश्चिम भारत में मुस्लिम बहुल प्रांतों के लिए एक स्वतंत्र राज्य की दृष्टि का रेखांकित किया। मोहम्मद इकबाल को उनके प्रसिद्ध कविता सारे जहाँ से अच्छा के लिए याद किया जाता है। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था, वह 1875 में चलाया गया था सर सैयद अली के द्वारा। और देखिए 1941 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के मुख्य रूप में डॉन अखबार की स्थापना किया था। आगे देखिए क्या कह रहा कि अलाई दरवाज़ा गेट किस विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो कह रहा कि हुमायूं का मकबरा और महाबोधि मंदिर परिसर, कुतुब मीनार और लाल किला परिसर। तो अलाई दरवाज़ा गेट किस विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुतुब मीनार। कुतुब मीनार परिसर में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी हिस्से में अलाई दरवाज़ा मुख्य द्वार है। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा 1000 खम्भों का महल और सीरी का किला बनवाया। अलाउद्दीन जो था वह राजस्व के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत का पालन किया और जासूसी प्रणाली का पुनर्गठन किया। उन्होंने सामाजिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया और कालाबाजारी पर रोक लगा दिया था। आगे देखिए क्या कह रहा है कि टोडा जनजाति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको जो है विचार करना है। टोडा जनजाति, तो देखिए कह रहा कि वह शिकार और संग्रहण पर निर्भर रहते थे। और सेकंड कह रहा वह केरल राज्य में विशिष्ट रूप से असुरक्षित जनजातीय समूह यानी पीबीटीजी के रूप में पहचाने जाते हैं। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो 4 विकल्प आपके सामने नज़र आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ना तो आपका 1 होगा, ना तो आपका 2 होगा, इसमें आपका कोई भी आपका नहीं होगा टोडा जनजाति के बारे में। देखिए टोडा जनजाति की बात करें तो टोडा जनजाति दक्षिण भारत के नीलगिरी पहाड़ियों पर एक चारागाह जनजाति है। कहाँ से? तो देखिए टोडा जनजाति भारत के नीलगिरी पहाड़ियों का एक चारागाह जनजाति है। 1960 के दशक में शुरुआत में इनकी कुल आबादी 800 थी। कितनी? टोडा जनजाति की कुल आबादी जो थी वह 800 थी। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण तेज़ी से इनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई और वह तमिलनाडु राज्य में एक मान्यता प्राप्त असुरक्षित जनजातीय समूह पीबीटीजी के रूप में उभरे। अब देखिए 39 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो कह रहा कि यह समुद्री सुरक्षा जानकारी के एकत्रीकरण और प्रसार के लिए नोडल केंद्र था। और सेकंड कह रहा यह नौसेना तटरक्षक बल द्वारा संयुक्त रूप से संचालित था। अब देखिए यही तीसरा कह रहा कि IBMC सैन्य जहाज़ों या ग्रे पतवार जहाज़ों, ग्रे सैन्य या वाणिज्य जहाज़ों को ट्रैक करता था जिन्हें सफ़ेद शिपिंग के रूप में जाना जाता है। तो उपरोक्त कथनों में से आपका कौन सा कथन सही नहीं है? यानी आपको जो है रॉन्ग आपको बताना है। तो रॉन्ग बताना है। मैं विकल्प आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पे विकल्प आपको दिख रहे हैं। तो 39 की बात करें, देखिए 39 का सी हो जाएगा। कौन सा रॉन्ग हो जाएगा? तो 39 का सी हो जाएगा, जो देखिए सी वाला जो आपका यह रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? देखिए सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र हाल ही में 26 से 11 हमले की 12वीं वर्षगांठ के संबंध में खबरों में था। 26 से 11 के मुंबई आतंकवादी हमले के बाद स्थापित समुद्री डेटा संलयन के नोडल एजेंसी नौसेना का सूचना प्रबंधन और विश्लेषण जल्द ही एक राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता केंद्र बन जाएगा। अब देखिए 40 नंबर क्या कह रहा है। 40 नंबर प्रश्न कह रहा कि वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई निम्न में से कौन सी योजना अपने उद्देश्य से सही ढंग से मेल खाती है? कह रहा जो आशा योजना है वह मरीजों की सेवा करने के लिए और वार्ड बॉयों के लिए परिश्रमी मूल्य है। और बी कह रहा कि सागर माला योजना जो है वह बंदरगाहों पर सामानों को बिक्री का व्यवस्थित करना है। और कह रहा सुमन योजना है वह गर्भवती महिलाओं के मुफ्त दवाओं से संबंध है। और डी कह रहा कि उज्ज्वला योजना जो है वह स्ट्रीट लाइट है। तो वर्तमान में सरकार द्वारा शुरू की गई निम्नलिखित में से कौन सी योजना सही ढंग से आपकी मेल खाती है? सही ढंग से मेल खाती है तो 40 में देखिए 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो सुमन योजना है वह गर्भवती महिलाओं का मुफ्त दवाइयाँ देती है। सुमन योजना गर्भवती महिलाओं को मुफ्त दवाई है। गर्भवती महिलाएं नई माताओं और नवजात शिशुओं को आपका शून्य लागत पर
गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए सुरक्षित मातृत्व आश्वासन यानी सुमन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद 13वें सम्मेलन के दौरान 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर 2019 में सुमन योजना की शुरुआत की थी। किसने? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश, देखिए कह रहा है आपको दिख रहे होंगे, मैं थोड़ा छोटा कर दूं। कह रहा है कि देखिए अगर आपको क्वेश्चन छोटे दिख रहे हैं तो आप जो है कभी हमेशा रोटेट स्क्रीन पर देखिए, आपको बड़ा भी दिखेगा और आपको समझ भी आएगा। 41 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश सूरी नाम से अपनी सीमा साझा करता है। तो सूरी नाम से अपनी देश कौन सा जो है सीमा साझा करता है? तो कह रहा है गुयान और वेनेजुएला, फ्रेंच गयान और ब्राज़ील। तो कह रहा है नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए 41 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल 1, 3, 4 कौन सा? तो देखिए 1, 3, 4 आपका 1 और 3 और 4 ये जो है आपके सूरीनामा देश से सीमा साझा करते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास यहीं तक। 40 प्रश्न मैंने आपको कराया और क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और 40 में आपका स्कोर क्या रहा और इससे भी आप जो है कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। इसी तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता देखिए तब तक आपको तैयारी आपकी इसी चैनल के माध्यम से कंटिन्यू कराई जाएगी। तो चलिए आज की क्लास फ़िलहाल यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।